मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। जी हां, वही जम्मू कश्मीर जिसकी तस्वीरें आप रोज अपने टेलीविजन चैनल पर देखते होंगे कि किस तरह वहां पर आम लोग, खासकर नौजवान, सड़कों पर उतर आए हैं और उनकी मौत सुरक्षा बलों के हाथों हो रही है। कुल 45 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को दिल्ली तलब किया है और दिल्ली आकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर को एक आर्थिक पैकेज की नहीं, एक राजनीतिक पैकेज की जरूरत है। तो क्या कश्मीर में समस्या इस समय अर्थव्यवस्था की नहीं है, समस्या इस समय राजनीति की है। अगर हम देखें तो पिछले 10 साल में कम से कम कश्मीर को लेकर के 2 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तमाम तरह के आर्थिक पैकेज जो है उनकी घोषणा की है। और क्या हालात पिछले 10 साल में कश्मीर की अर्थव्यवस्था के हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे यहां मनी मंत्र में। और क्या इसके कारण, हिंसा के कारण, आर्थिक हैं या राजनीतिक हैं। हमारे साथ में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। श्रीनगर से आए हैं जीएन वार साहब, जो कि चेयरमैन हैं विजन कॉलेज और विजन स्कूल्स के, जो आजकल बंद पड़े हुए हैं। और साथ में है राहुल जलाली, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और खुद कश्मीर के बाशिंदे हैं और टिप्पणी का टीकाकार और लेखक हैं। सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं कि कश्मीर में जो लड़के इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं और जिनको काबू में करने में बिल्कुल वहां की सरकार और वहां का प्रशासन इस समय नाकाम साबित हो रहा है। उनके घर वाले बाहर आए हुए हैं और रोज हिंसा वहां पर हो रही है। तो क्या ये समस्या वहां पर बेरोजगारी की है या आर्थिक समस्या है? अगर आप उठा के देखते हैं तो 2008-2009 का जो इकोनॉमिक सर्वे कश्मीर का है, उसके हिसाब से इस समय कश्मीर में कुल 1 करोड़ लोग रहते हैं लगभग। उसमें से 44 लाख लोग जो हैं वो वर्कफोर्स हैं, यानी जिनकी उम्र जो है वो 19 साल से लेकर के 59 साल के बीच में है। 44% लोग आप समझ लीजिए कि वो वर्कफोर्स में हैं। 70% इसमें जो हैं वो एग्रीकल्चर यानी खेती में लगे हुए हैं और 20% जो हैं वो पब्लिक सेक्टर, जो सरकारी महकमे हैं, बैंक है, उसमें लगे हुए हैं और 11% के आसपास हैंडीक्राफ्ट में उसमें लगे हुए हैं। इस समय देखा जाए तो कश्मीर में देश में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, और उसमें 5.2% इस समय कश्मीर में बेरोजगारी है, जबकि बाकी देश में 3.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो वहां पर कहा जा रहा है। कुल इस समय 5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, जिसमें से कोई 1,14,620 जो लोग हैं वो अंडर एम्प्लॉयड है और इसमें से आधे, कोई 2,50,000 जो हैं वो ग्रेजुएट हैं। और यही वो लड़के हैं जो सड़कों पर उतर रहे हैं, जो नाराज है सरकार से। क्या सबसे बड़ी समस्या यही है? क्योंकि आप तो स्कूल हैं, आपके कॉलेजेस हैं और ये लोग जो है वहां पढ़ते हैं, नौकरियां नहीं मिलती हैं। क्या सबसे बड़ी समस्या इस समय बेरोजगारी की है? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल इश्यूज का ताल्लुक है उस पर मैं बात नहीं करूँगा, वो एक अलग इशू है, वो उसके लिए हमने इन्हें बुलाया हुआ है। लेकिन जहाँ तक वहाँ पे अनएम्प्लॉयड का मसला है, ग्लोबलाइजेशन के बावजूद भी अगर हम देखें कि कश्मीर में भी कॉरपोरेट सेक्टर डेवलप नहीं हो चुका है, इंडस्ट्रीज नहीं हैं, बहुत सारे कारण उसके हैं। और सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयर है वो स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट बड़ा एम्प्लॉयर होने की वजह से जितनी ट्रांसपेरेंसी उसमें होनी चाहिए वो दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही, बल्कि ख़त्म हो चुकी है। उसमें वही नेपोटिज्म है, वही रिश्वत हैं, वही सब कुछ चीज़ें हैं। अब जो प्राइवेट सेक्टर है, अब प्राइवेट सेक्टर ग्रो नहीं, वहाँ पे क्यों नहीं कर रहा है? वजह यह है कि जब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का बेनिफिट दूसरे स्टेट्स ने उठाया, 14 स्टेट्स ने इमीडिएटली पावर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज थी, आंध्रा ने, पंजाब ने, सबों को एज इट एक्सेप्ट किया। अब कश्मीर गवर्नमेंट में 2000 तक उनको पता ही नहीं था कि प्राइवेटाइजेशन क्या है। अब 2000 में जब एक प्राइवेट कंपनी ने वहां कोशिश की कि प्राइवेटाइजेशन का लाभ जम्मू एंड कश्मीर को भी पहुंचे, तो हद ये है कि 3 साल तक उस कंपनी को धक्के खाने के बाद उस कंपनी ने जिन प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया था उसमें से एक अपने ब्लू आइड आदमी को दिया गया और उसमें विजिलेंस ने बाकायदा केस किया। उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी, देन ही वाज एलिवेटेड एज द एडवाइजर टू सीएम आल्सो,
उसके खिलाफ बाकायदा 4 केसेस हैं, FIR हैं, 120B है, एम्बेजलमेंट है, डिसप्रपोर्शन ऑफ एसेट्स का केस है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का केस है। आज तक उस चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको अरेस्ट नहीं किया गया, उसको पूछा नहीं गया, उसकी इंट्रोगेशन नहीं हुई, बल्कि आज वो टाटा कंसल्टेंसी में बाकायदा एक बड़े ओहदे पे तैनात हैं। अब इन हालात में जब ये सिचुएशन है, कॉर्पोरेट सेक्टर कैसे ग्रो हो जाएगा? इसके बाद 2003 में न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट लिस्टेड बड़ी कंपनी, दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी होमैक्स। यहाँ मैं थोड़ा वाजिया करूँ, एक तो हमारे अपने जो है देश में भी एक कंपनी है ओमैक्स, इट्स नॉट ओमैक्स, होमैक्स, HOMEX, होमैक्स। इट्स अ मैक्सिकन कंपनी, न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट जो लिस्टेड है, $5 बिलियन से भी बड़ी। ये कश्मीर में। इससे पहले आप ये पूरा किस्सा बताएं, मैं लोगों को ये बता देता हूं कि हालात इस समय जो आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, वो क्यों नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में 1991 में हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी शुरू हुई और उसे देखते हुए बाकी मुल्क ने इंडस्ट्री जो है वो शुरू कर दी। कश्मीर में 1993-94 में 45% लोग वो सर्विस इंडस्ट्री है उससे जुड़े हुए थे, 32% लोग थे वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे और कोई 22% लोग थे वो इंडस्ट्री में थे। यह उसका जीडीपी का कॉम्पोजिशन था। 2001-2002 यानी 10 साल बाद हालात ये हैं कि 53% से ज्यादा लोग सर्विस में इस समय जीडीपी है, एग्रीकल्चर घट के जो है वो 28% के आसपास हो गया है और इंडस्ट्री उससे भी ज्यादा घट के कोई 17.5% के आसपास हो गई है। तो जो आप बात कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे नहीं हुआ है, वो कहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हो रहा है। अब आप ये बताइए कि ये क्या किस्सा है होमैक्स इंडस्ट्री का? अब जब होमैक्स आई, चूंकि कश्मीर में बहुत सारी समस्याओं के साथ एक बहुत बड़ी समस्या वहाँ हैफाजर्ड कंस्ट्रक्शन का है। डल खत्म हो रहा है, जो एक किस्म का ग्लोबल अट्रैक्शन है, क्योंकि चारों तरफ से एनक्रोचमेंट्स हैं। आज तक वहाँ पे कोई प्लान्ड कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है और न गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई पॉलिसी। हर बार आप जाते हैं तो 2 कमरे कोई बना लेता है, कहीं पे कोई होटल बना लेता है। अब दूसरी बात, एग्रीकल्चर लैंड है, अब 2 एकड़ लैंड में एक ने एक मकान बनाया तो 2 एकड़ की लैंड सीधी बच जाया हो गई। अब गवर्नमेंट ने क्यों नहीं बनाया? अब वहाँ एक आम बात है कि अगर आप गवर्नमेंट के पास परमिशन के लिए जाएंगे तो आपको पैसे देने हैं और काम नहीं होगा, पैसे भी लेंगे, काम भी नहीं होगा टाइम से। अब अगर आप इलीगली करेंगे, बिना परमिशन के करेंगे, काम भी जल्दी हो जाएगा और आपको कोई रोकने वाला भी नहीं। इस हैफाजर्ड कंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने के लिए होमैक्स ने एक बहुत अच्छा प्रपोजल दिया गवर्नमेंट को, क्योंकि वो फास्ट कंस्ट्रक्शंस में और अफोर्डेबल हाउसेज में वही मकान जो कश्मीर में 1.5 साल में तैयार होता, होमैक्स वो 7-8 दिनों में बना सकती थी, क्योंकि उनके पास वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उन्होंने कहा कि हम पहली ही फुर्सत में उन्होंने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट ले लिया, 22 करोड़ रुपए जेके बैंक में बाकायदा ट्रांसफर किए ऑन रिकॉर्ड। इसके बाद परमिशंस के चक्कर में उनको घुमाया गया। अल्टीमेटली जब उनकी एक परमिशन रह गई तो डिप्टी कमिश्नर ने उनको कहा कि 50 लाख रुपए दे दीजिए। कंपनी नहीं दे पाई क्योंकि करप्शन उनके लिए बहुत दिक्कत थी, क्योंकि वो चूंकि अपनी इथिक्स से गवर्न है। उन्होंने कहा कि भाई हम देंगे लेकिन बाद में देंगे, पहले तो देने को कोई है नहीं। में लिस्टेड है तो आपको ये कहना पड़ता है वहां पर जो लॉज है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के, कि क्या आपने किसी सरकार के आदमी को पैसे दिए हैं, ये बाकायदा लॉ है और आपको अपनी एनुअल रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा, जो वो नहीं करना चाहते। इसी बात है, क्योंकि वो गवर्न बाय सेबेस्टियन लॉ है, विच द स्ट्रिक्टेस्ट लॉ। अब सीधी बात है, वो कंपनी वहां पे छोड़ के भागी, अभी तक उनकी इन्वेस्टमेंट एज इट इज वहां लैंड में है और 22 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया। अब उन्होंने बाकायदा उल्टा हमारी कंपनी पे केस किया, क्योंकि भाई आप लोगों ने टाइम से हमारे प्रोजेक्ट को नहीं होने दिया। अब हम उनको कैसे बताएं कि भाई हमारा इसमें कोई कसूर नहीं था, ये गवर्नमेंट का मामला। ये किस्सा जो है, मैं ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और अखबारों में भी आ चुका है ये। जी, होमैक्स का, हाँ, होमैक्स का पूरा बाकायदा अखबारों। और जब प्रधानमंत्री हमारे वहां पर जाते हैं, हमारे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले ऐसे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हैं जो हर साल कश्मीर जाते हैं और 6 साल में वो 6 बार कश्मीर जा चुके हैं और वहां पर उन्होंने हर बार जाकर के कोई ना कोई नए बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनका उद्घाटन किया है और या उनकी घोषणा की है। कभी 450 मेगावाट बगलेहार जो पावर प्रोजेक्ट है उसकी वो बात करते हैं, कभी वो बात उन्होंने की कि
किस तरह से वहां पर 350 करोड़ रुपए का रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, जो डल और नगीन लेक की आप बात कर रहे थे, वो उन्होंने वहां पर अनाउंस किया। 640 करोड़ रुपए का उन्होंने वहां पर मुगल रोड जो हुआ करती थी उसको बनाने का प्रोजेक्ट बताया। 125 करोड़ जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो आप बात कर रहे हैं श्रीनगर की, उसके लिए उन्होंने वहां पर बोला। 350 करोड़ की एक पूरी जो योजना है वो पढ़ाई लिखाई के ऊपर उन्होंने बताई, जिसमें कि कई सारे ITI और कई सारे जो नए 14 डिग्री कॉलेजेस जो हैं वो उसमें खोले गए। तो कुल जमा में इतनी बातें वो कर चुके हैं, कुल 24,000 करोड़ रुपए जो हैं वो कर चुके हैं। लेकिन क्या समस्या ये है कि जो उन्होंने बात बताई उसकी वजह से ये पैसा जा रहा है दिल्ली से, लेकिन लोगों की भलाई में पूरा नहीं लग रहा। देखिए, पहली बात ये है कि मुझसे कभी किसी ने पूछा कि ये जो 24,000 करोड़ है ये कश्मीर में जाता है, मैं कहा मुझे तो पता नहीं, पर राजीव गांधी ने एक ज़माने में कहा था, एक उदाहरण दिया था कि दिल्ली से जो 1 रुपया जाता है उसका 10 पैसा ही सिर्फ नीचे 15 पैसा पहुंचता है लोगों तक। मुझे लगता है कश्मीर में अगर 2 पैसे भी पहुंच जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और सोल्यूशन अगर ढूंढा जाए तो प्रधानमंत्री ये सारे प्रोजेक्ट टाइड एड की जगह 24,000 करोड़ ना बता के एक हवाई जहाज में वो पैसा लेके अगर कारपेट बॉम्बिंग पैसे का कश्मीर में कर दे तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कुछ तो मिलेगा। पर आप ये देखिए कि आपने प्रोजेक्ट्स की बात की, बगलियार एक पावर प्रोजेक्ट है, उसमें कितना बेनिफिट एक ऑर्डिनरी कश्मीरी को मिलता है। एम्प्लॉयमेंट अगर देखा जाए, कंस्ट्रक्शन होता है, लोग काम करते हैं। कश्मीरी नहीं है वहां, अगर आप लेबर देखें नॉन कश्मीरी लेबर, क्योंकि उस जगह पे वो कश्मीर में एक तो है नहीं। वैली की अगर बात की जाए, वैली से बाहर है, वहां तक कश्मीरी शायद जा भी पहुंच भी नहीं पाएगा। कुछ जरूर शामिल हो जाते हैं पर वो लिमिटेड एक माइनॉरिटी है। अगर आप प्रोजेक्ट्स की बात करें जो कश्मीर को फायदा करती है पब्लिक सेक्टर की, तो एक प्रोजेक्ट है जिसका फायदा कश्मीरी को हुआ था, वो थी जो रेल लाइन बनाई गई काजीगुंड से लेके बारामूला तक। उस जमाने में अगर आप श्रीनगर जाते, हर कश्मीरी आपसे ये पूछता था कि आपकी कोई जान पहचान है, मुझे इरकॉन में नौकरी चाहिए, क्योंकि नौकरियां आसानी से मिलती थी और तनख्वाह टाइम पे मिलता था। अगर आप कश्मीर को देखें, जो आपने ही आंकड़े बताए हैं, कश्मीरी के लिए एक ही सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और वो है सरकार। एक सरकार जो बिल्कुल खोखली हो चुकी है। करप्शन के हाल तो इन्होंने बताए हैं। करप्शन के क्या हद बताऊं मैं, कि अभी बातचीत हो रही थी, एक PhD जो है उसके पास नौकरी नहीं है, एक ग्रेजुएट या अंडर मैट्रिकुलेट सरकारी तनख्वाह में लगा हुआ है और PhD अनएम्प्लॉयड है। ये हाल है, क्योंकि PhD के पास ब्राइब देने के पैसे नहीं है। एक ही है। दूसरा, कभी भी अगर आप कश्मीर में ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज देखिए, 47 से पहले ये नहीं है कि कश्मीर में इंडस्ट्री नहीं थी। सेरिकल्चर था, सिल्क की इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी, कश्मीरी सिल्क को माना जाता था। शॉल इंडस्ट्री कश्मीर की थी, पूरे दुनिया में जो हैंडीक्राफ्ट जिसे हम कहते हैं। साथ में एक पूरा कारपेट का एक इंडस्ट्री चलता है जो अभी भी है कुछ हद तक। हुआ क्या है कि जो सरकार आई है उसने जो ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्री थी उसको तो तबाह होने दिया और तबाह कर दिया गया, और उसकी जगह कोई ऑल्टरनेटिव क्रिएट नहीं किया। और ना ही वहां की जितनी भी कश्मीर की सरकारें रही हों, जो मॉडर्नाइजेशन है उसका बेनिफिट लेने को वो तैयार बिल्कुल नहीं है। और ये एग्जाम्पल सिर्फ ये एक नहीं है, कई दफा विप्रो ने अटेम्प्ट किया है सॉफ्टवेयर का वहां पे शुरू करने के लिए, कभी नहीं कर पाए और हाथ खड़ा करके भाग आए। जब उन्होंने वहां का हाल देखा, ब्यूरोक्रेट को देखा कि चिट्ठी का जवाब 6 महीने तक नहीं आ रहा है, और ये ऑफर आ रहे हैं, कोई ऑफर देने नहीं जाता है, इंडस्ट्री ऑफर देने नहीं जाती, ये आपके पास ऑफर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये अजीब एक स्टेट है जो इन्वेस्टमेंट लेने को तैयार नहीं है। जी, यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते सिर्फ कश्मीर में ये हालत है, हमारे मुल्क में सब जगह ये हालत है। आपने जो बताया चीफ सेक्रेटरी, एडवाइजर, ये वो, उत्तर प्रदेश में
3 ऐसे पुराने चीफ सेक्रेटरी हैं, पूर्व चीफ सेक्रेटरी, जिनके खिलाफ सीबीआई जो है इस समय कार्रवाई कर रही है और केसेस उनके खिलाफ जो है वो चल रहे हैं। अभी तो 300 करोड़ तो आपको याद है, एक अभी पकड़े गए हैं एक ब्यूरोक्रेट के हस्बैंड वाइफ के। जी हाँ, बिल्कुल। और वो तो मध्य प्रदेश में भी यही हालत जिसकी आप बात कर रहे हैं कि कैश जो घर में पकड़ा गया है। लेकिन क्या इस सब का असर कश्मीर के लोगों पर पड़ रहा है? जो सरकार पैसा वहां पर दे रही है उसका असर उनकी जिंदगी पर पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मनी मंच में जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के बारे में। मनी मंच में आज हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था के बारे में। हमारे साथ में वार साहब हैं जो कि वहां पर स्कूल और कॉलेजेस चलाते हैं। राहुल जलाली हैं जो कि टीकाकार हैं, लेखक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने हजारों करोड़ रुपया जो पिछले 10 साल में खर्च किया है जम्मू कश्मीर के ऊपर, वो कहां जा रहा है? सरकार की एक तो खुद प्राथमिकताएं जो हैं वो ठीक नजर नहीं आती। प्रधानमंत्री जब पिछली बार जम्मू और कश्मीर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में गए थे तो उन्होंने साफ ये वहां पर कहा था कि 3/4 ऑफ पॉपुलेशन यानी कि 3/4 जो जनता है कश्मीर की, जो आबादी है, वो एग्रीकल्चर से अपना जीवन यापन करती है। उसके बाद में अगर पिछले 10 साल में हम देखें जितना भी इन्वेस्टमेंट जम्मू और कश्मीर में हो रहा है उस पर अगर हम नजर डालें तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट जो है वो हुआ है एग्रीकल्चर के ऊपर। और बहुत साफ आंकड़े इस बारे में बताते हैं कि कोई 6.9 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इस समय जम्मू और कश्मीर में है। ये IBEF इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट है और उन्होंने सारे आंकड़े निकाल के बताए हैं CMI से, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी से उन्होंने बताए हैं। अब देखिए इसमें कि 75% लोग एग्रीकल्चर पर अपना जीवन यापन करते हैं। और इन्वेस्टमेंट कहां हो रहा है? इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है 6.3% वो हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में, 0.3% माइनिंग में, माइनिंग वहां पर ज्यादा है नहीं। 48% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में, पावर सेक्टर में जो है वो हुआ है। उसके बाद में सर्विसेज इंडस्ट्री जो है उसमें कोई 42% हुआ है। और इरिगेशन जो सीधा जिसका ताल्लुक जो है वो 75% लोगों से है, उसमें सिर्फ 0.7% इन्वेस्टमेंट इस समय, इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का एक भाग उसमें है। और उसके बाद में कंस्ट्रक्शन जो है 1.7% जो आप बात कर रहे थे कंस्ट्रक्शन का, उसमें हुआ है। तो ये सबसे बड़ी वहां पर समस्या है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो उस सेक्टर को चेज कर रहा है जिसमें कि लोगों का जीवन यापन या उनको नौकरियां या रोजगार नहीं मिल सकता। क्या ये सबसे बड़ी समस्या है? देखिए, लोग तो रह रहे हैं गांव में, खाना पीना सवाल ये चलता है। हाँ। पहली बात यह कि ये इंडेक्सेस कितना काम करते हैं कश्मीर में। देखिए, इंडेक्स जितने भी बने हैं नेशनल लेवल पे, ये हमने एक बार एक मार्केट जो सर्वे कंपनी को लाया बॉम्बे से, MIG, उसको लाया कश्मीर में अपने एक प्रोजेक्ट के सर्वे के लिए। जब उन्होंने रिपोर्ट बनाई एंड पे उन्होंने कहा वार साहब वी हैव फेल्ड, हम आपसे पैसे तो लेंगे क्योंकि हमने तो काम किया, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कंट्राडिक्शन। हमने जितना भी डाउनलोड मटेरियल किया नेट से, जितने भी हमारे पास इंडेक्सेस हैं, जितने भी हमारे पास जो डाटाज हैं, यहाँ ये बिल्कुल रिवर्स हो रहा है। मसलन हर एक के पास मकान है, पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा दिखा रहे हैं, लेकिन वेज 2000 रुपये महीने की है, 1000 रुपये है। कोई इंस्टॉलमेंट पे एक मकान नहीं ले पा रहा है। ये जो ह्यूज गैप है कि एक तरफ से यहाँ का मिडिल क्लास वो है जिसकी इनकम आप भी जानते हैं कम से कम 15-20 हज़ार से अबो है। कश्मीर का मिडिल क्लास वो है जिसकी इनकम 3000 है। ये जो गैप उन्होंने देखा, ये उन्होंने कहा कि वाकई हम फेल हो गए कि हमारे इंडेक्स ने यहाँ काम नहीं किया। अब हम या तो हम अलग से यहाँ सर्वे करें, अलग से डाटा कलेक्ट करें। तो इसका मतलब ये सारे डेटा ये जो हम बता रहे हैं
ये वहां काम नहीं कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं ऑन ग्राउंड। मसलन मैं आपको बताऊं, एक मिनट में जरा लोगों को बता दूं एक डेटा, यहाँ बहुत छोटी सी बात है। 1993-94 जहां उदारीकरण शुरू हुआ है, उसके बाद में हम देखें तो उस समय पर कैपिटा इनकम कश्मीर की बताई जाती है 10,845 रुपए। आप तो कह रहे हैं 3,000-4,000 में काम चल जाता है। 10,845 रुपए 1993-94 के हिसाब से पर कैपिटा इनकम है। सीएसओ की रिपोर्ट है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि 2001-2002 में बढ़कर के 14,580 हो गई और 2004-2005 में 22,430 हो गई और 2007-2008 में 31,770 हो गई। तो इसको जब मैं देखता हूं तो मुझे तो लगता है तो कश्मीरी तो बड़े खाते पीते लोग हैं, क्यों खामखा में इतना हल्ला मचा? यही पैरामीटर्स हैं कि जिन पैरामीटर्स पे यहाँ की इकोनॉमी को हम मेजर करते हैं, वही पैरामीटर्स जब आप वहाँ अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल कंट्राडिक्शन आपको मिलेगी। आपके यहाँ पर हजारों छात्र छात्राएं हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, आपके यहाँ पर हजारों छात्र छात्राएं हैं, उनके घर हैं और उनके घर वाले हैं। अब देखिए, मैं अपनी ही मिसाल दूं, मेरे पास तकरीबन 200 से ज्यादा मुलाजिम हैं। मैक्सिमम वो लोग हैं जो जेएनयू से पीएचडी करके आए हैं, आईआईटी दिल्ली से, आईआईटी खड़गपुर से और रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री से। इतनी ही बात नहीं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ लोग अपने इमोशनल पेरेंट्स की वजह से वहाँ काम नहीं करना चाहते, यहाँ आए। और मैं जो सैलरी देता हूँ वो 3,000 से स्टार्ट है, 1,500 है। 1,500 तो मैं ग्रेजुएट्स को देता हूँ और पीएचडी स्कॉलर्स को मैं तनख्वाह देता हूँ 3,000 और 3,500। अब मुझे बताइए ये इंडेक्स आपका कहाँ मैच हो रहा है पूरे देश में? ये वही आईआईटी ग्रेजुएट है जो 80 लाख रुपए पाता है साल के, जब उसका ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, और वहां पे वही 3,000 पे काम करता है, 1,500 पे काम करता है। फिर हम दोष दें तो किसको दें? फिर दूसरी बात, ये जितनी भी डेवलपमेंट्स की बातें होती हैं यहाँ, क्या ये वहाँ ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट होती है? जलाली साहब कश्मीर आते रहते हैं, जब आप एयरपोर्ट से ही उतरते हैं, एक फ्लाईओवर स्टार्ट हुआ था, उसको वैसे फ्लाईओवर भी नहीं बोलेंगे, वो ओवरहेड ब्रिज है एक्चुअली, ओवरहेड ब्रिज को 4 साल हो गए, वो मुफ्ती साहब के टाइम से स्टार्ट हुआ। गुलाम नबी आज़ाद की सरकार भी गई, उमर साहब की सरकार हुई, कल परसों, ये सिर्फ 4-5 दिन की वो बात है, अखबारों में भी आया। जहां वहां इतना हो गया कि चेयरमैन जेके बैंक को मोटरसाइकिल का वाले से लिफ्ट लेके अपनी मीटिंग में पहुंचना पड़ा और डीजी को अपना रूट चेंज करना पड़ा। 4 घंटे तक जाम नहीं खुला क्योंकि वही ओवरहेड ब्रिज पिछले 4 सालों से कंप्लीट नहीं हो रहा है। दिल्ली में पिछले 4 साल में 50 फ्लाईओवर बन चुके हैं, ये मैं आपको बता दूं। और हमारा एक ओवरहेड ब्रिज बनने में 4 साल लग गए। ये क्या समस्या है? ये समस्या देखिए, दिल्ली में ये बड़ी सिंपल सी बात है। दिल्ली हो, बंबई हो, बड़े कितने भी शहर हो, हैदराबाद हो, वहाँ बहुत बड़ा भी ब्रिज बना है। वहाँ पर ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर पैसा कमाना चाहता है, सरकार जो है उसके पास पैसा होता है, पैसा दे दिया जाता है और उसमें कॉन्ट्रैक्टर भी पैसा कमाता है, सरकार के लोग हैं वो भी पैसा कमाते हैं, लेकिन काम हो जाता है। वहाँ पर क्या समस्या है? वहाँ जैसे अभी बात हो रही है पेपर ट्रांसफर, आपने देखा होगा, पैसा पेपर में इधर से उधर ट्रांसफर होता है, काम नीचे कुछ नहीं होता है। कश्मीर में अक्सर ये होता है। अगर आपने डल लेक की बात की है, अभी एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है और इसको वेरीफाई किया है विजिलेंस कमीशन कश्मीर के। डल में पिछले 5 साल में 300 करोड़ खर्चा किया गया है और डल की जो हालत है वो और ख़राब हो गई है। यमुना वाला हाल है। हाँ, यमुना में कम से कम वो साफ करने तो कोई ना कोई वो दिखाई पड़ता है, श्रमदान करने पहुंच जाते हैं और वो डल में तो वो भी नहीं हुआ है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स लाए हैं वो पड़े हुए हैं। एक तो ये कि वहाँ कोई चेक एंड बैलेंस कश्मीर में है नहीं, अकाउंटेबिलिटी नाम की किसी भी लेवल पे कोई चीज़ है नहीं। यहाँ अगर करप्शन कहीं सूंघा जाए और प्रेस को खासकर मीडिया को पता लग जाए तो उस पर कम से कम मीडिया तो पीछे आ जाता है। कलमादी साहब के पीछे पड़ा हुआ है पूरा मीडिया और छोड़ेगा नहीं उनका। क्या हो रहा है कश्मीर में, ये सब कोई बात करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, कश्मीर की बदकिस्मती ये है कि वहाँ पे क्योंकि एक पूरा उथल पुथल पिछले 20 साल में माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जो पूरा सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो था वो तहस महस हो चुका है। आप श्रीनगर सिटी को लीजिए, सिटी का जो कैरेक्टर 20 साल पहले था आज वो नहीं है। सोशल जो हिरार्कीज एक बन जाती थी, इकोनॉमिक हिरार्की जो बन जाती थी, उससे एक अकाउंटेबिलिटी रहता था, वो सारा खत्म हो चुका है। किसी का घर
कोई और खरीद रहा है। दूसरा जो और एक बात है, देखिए कश्मीर में पैसा बहुत आया है, अनअकाउंटेड पैसा आया है, अनअकाउंटेड ये पैसा। फिगर्स जो आ रही हैं ये उस अनअकाउंटेड देखिए पैसे को ये इंक्लूड कर रही हैं। ये फिगर्स जो आ रही हैं ये घर पे बैठ के फिगर्स बनाई गई है, क्योंकि उस माहौल में कोई भी इन्वेस्टिगेटर बाहर निकल के कोई क्वेश्चनर नहीं पूछता है। आप अगर कश्मीर में एक 10 घर में सर्वे भेजिए कि क्या आपके पास कभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इस बेसिस का क्वेश्चनर आया था, किसी को पता नहीं होगा। कश्मीर में खुद बता रहे हैं कि इनकी सर्वे की जो बिल्कुल टीम ये थी वो इनका जो fail एक्चुअल हो गई। फैक्ट है वो रिलेट कहाँ हो रहा है। अगर 31,000 रुपए पर कैपिटा इनकम कश्मीर में होता तो चमन हो गया होता। पत्थर चलाने वाला आपको दूरबीन से ढूंढने में नहीं मिलता, क्योंकि वो इतना बिजी होता अपने काम में। सर मैं जो कोर्स वहाँ चलाता हूँ, हाँ। जिस कोर्सेज की दिल्ली में फीस है लाख रुपए, वहाँ वही फीस मैंने रखी है 4,000, और 4,000 में भी इट्स वेरी डिफिकल्ट कि बच्चे नहीं दे पाते हैं फीस। ये ग्राउंड रियलिटी है। ये कॉलेज की आपकी फीस ये हाँ, ये कॉलेज की फीस है। जिस सिविल सर्विस कोचिंग के लिए अगर यहाँ पे लाख रुपए फीस है, 60,000 फीस है, वहाँ हमारी 4,000 है, 3,000, और वो पैसे भी बच्चे नहीं दे पाते। ये हालत है। इसी वजह से जब भी कोई कंपनी वहाँ कुछ करना चाहती है तो उनको बिल्कुल कंट्राडिक्टरी वो जो फैक्ट्स मिलते लेकिन हैं। देखिए कैश वहां पर जो है, मैं तो आपकी इकोनॉमिक सर्वे जो सरकार के बजट के सर्वे हैं वो बता रहा हूँ, कैश वहां पर लोगों पे है। जम्मू कश्मीर बैंक जिस को तरह वही कैश में कह रहा हूँ, कैश कहाँ गया, जम्मू इसमें कोई कश्मीर शक बैंक को नहीं। देख लीजिए, उनका हर साल उनका बढ़ता जा रहा है। अब देखिए सर, जेके बैंक का मामला जो है, बैलेंस शीट बनाने में इन्होंने स्पेशल आदमियों को रखा है जिनका सिर्फ काम ही है। अगर आपको याद होगा इस बार बड़ा इशू बना, सीएम को भी उसमें इंटरवीन करना पड़ा, फाइनेंस मिनिस्टर को भी इशू बना कि जब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है तो जेके बैंक के ऑफिसर्स को क्यों एक्सटेंशन दिया जाए 2 साल का, 58 से 60 साल क्यों किया जाए। सिर्फ अकेला जेके बैंक था जिसको एक्सटेंशन दिया गया। लॉजिक ये दिया गया चेयरमैन साहब ने और गवर्नमेंट ने कि सेकंड लाइन तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं? अब सेकंड लाइन क्यों नहीं तैयार है? फर्स्ट लाइन में ऐसे तकरीबन वो लोग 60 साल से तो पार कर गए हैं, लेकिन वो इन मैनिपुलेशन में बड़े माहिर हैं। जेके बैंक जो ग्रोथ अम्लन दिखा रहा है, अगर आप इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं जिनको वो नहीं दिखा रहे हैं, जो ये जुगलरी ऑफ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, अगर आप उस पर देखेंगे तो जेके बैंक डज नॉट हैव ए हेल्दी साइन। मैं ये बात करूंगा क्योंकि जेके बैंक जो है वो लिस्टेड कंपनी है और उसका शेयर जो है वो, ये बात हमें जेके बैंक वालों से करनी पड़ेगी, उनसे वो लेना पड़ेगा। इस पर हम आपसे आज बताते हैं कि हम इस पर चर्चा करेंगे। जेके बैंक के एमडी हैं, उनसे पहले भी हम यहाँ पे बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ देर में हम अभी फिर हाजिर होते हैं। लेकिन कश्मीर में जो दिखाई देता है, जो कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिखाई देता है, वहाँ पर जो टूरिस्ट जो है उनकी तादाद बढ़ती दिखाई देती है, क्या उसका असर भी नहीं पड़ रहा वहां की अर्थव्यवस्था पर? इस पर हम कुछ देर में वापस आएंगे तो चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं मनी मंत्र। आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के बारे में। मनी मंथ में आज हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था के बारे में, और मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि हमने तमाम जम्मू और कश्मीर के जो इस समय 6 के 6 लोकसभा के सदस्य हैं उनसे बात की यहाँ कार्यक्रम में आने के लिए, और कोई नहीं आया। उन्होंने कहा 2 दिन बाद आएंगे, 3 दिन बाद आएंगे, क्योंकि वहाँ पर हालात श्रीनगर में ठीक नहीं है, इसलिए वो बात करना नहीं चाहते। लेकिन अर्थव्यवस्था के ऊपर बात हम कर सकते हैं, और अगर देखा जाए तो सरकारी आंकड़े जो बताते हैं, और दोनों लोग जो बैठे हुए हैं कश्मीर से जिनका वास्ता है वो इस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। 2001 में कश्मीर में पक्के मकान में रहने वालों की संख्या 55% थी, जो अब 2010 में बढ़ करके 65% हो गई है। ये बताते हैं 2001 में सिर्फ 6.8% मकानों में टेलीफोन हुआ करता था, और ये एक बात है जो पिछले दिनों में बढ़ी है, जो बढ़ करके कोई 50% मकानों में जो है वो टेलीफोन लग गया है, जब क्योंकि वहां पर वायरलेस फोन जो है उसके बाद से शुरू हुआ है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस जो हैं, जो सिर्फ 80, इनका कहना है कि 80% घरों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है, जो कि बढ़ करके 2000 में
80% था, जो बढ़ के अब 94% हो गया है। ये CSO के आंकड़े हैं, जिसके हिसाब से देश की प्लानिंग कमीशन जो है वो काम करता है। और उनका ये भी कहना है कि पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वहां पर पिछले 10 साल में उसका उत्पादन दुगना हो गया है। तो ये तो इनका कहना है। अगर आपकी बात हम माने, आंकड़ों की बात अगर हम माने, तो इस समय कश्मीर का जो गांव का आदमी है, रूरल कश्मीरी, वो 992 रुपए महीने खर्च करता है। देश में 772 रुपए लोग खर्च करते हैं महीने के। मतलब उसमें भी कश्मीर जो है वो बेहतर वहां पर उसके आंकड़े दिखा रहे हैं जी। हाँ, तो आपने इतने दिन वहां काम किया है। हिंदुस्तान में जब सेंसस होता है तो जो स्कूल के टीचर हैं वही जाते हैं सेंसस करने के लिए, और आपका टीचिंग से वहां पर ताल्लुक है, तो आपको लगता है कि मतलब 10-20 साल में कुछ नहीं हुआ, वो आंकड़े भरने वाली बात है सारी। ये IBF की जो रिपोर्ट है ये हम डेवोस में जाके पेश करते हैं कि कश्मीर में आइए और इन्वेस्ट कीजिए। इसे देख करके जो विदेशी लोग हैं वो पढ़ते हैं, इसको खुश होते हैं कि कश्मीर में बहुत ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट के लिए जमीन तैयार है। तो ये सब गड़बड़ है। हैरानगी की बात यह है कि इतनी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस, अब सीधी बात है इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज तो कश्मीर गवर्नमेंट ही है, सर्वे आप करेंगे तो लोगों से कराएंगे। तो अब मुझे पूरा यकीन आ रहा है कि लोगों को क्यों नहीं विश्वास है गवर्नमेंट के किसी भी रिपोर्ट पे। यही वजह है कि मुझे लगता है कि मैं भी जब ये देख रहा हूं तो मुझे भी हैरानगी हो रही है कि ये ग्राउंड पे कहीं पर आप इसको वापस ले जाइए कश्मीर में और लोगों को दिखाइए कि साहब ये दिल्ली से मैं लेके आया हूँ, हमारे हालात खराब नहीं है, बहुत अच्छे हैं। क्या मालूम मान जाए। तो तब सीधी सी बात है, अगर क्या मालूम और 2 पत्थर भी उठा ले। ये तो नहीं, मजाक की बात नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग मुख्यमंत्री हैं नए और पुराने, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे और ये करेंगे कि क्या डेवलपमेंट है कहाँ। मतलब देखिए, कैसे आप कहेंगे डेवलपमेंट नहीं? पावर सेक्टर जो है, हाँ, पावर सेक्टर में आज तक बताइए कि प्राइवेट सेक्टर में कितने पावर हाउस बने। जबकि आप उत्तरांचल की बात ले लीजिए, पंजाब की, इस वक्त ऑलमोस्ट वो सारी स्टेट्स तो पावर में सरप्लस हो रही है, बल्कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं नॉर्दर्न ग्रिड को। अब कश्मीर में इस वक्त भी लोड शेडिंग है। इस वक्त भी कोई एरिया ऐसा नहीं है कि जहां पर लोड शेडिंग नहीं है। अक्सर गांव ऐसे हैं जहां पे अभी बिजली आती है तो 24 घंटे में 1 घंटे के लिए। तो फैक्ट्स इस वक्त जो ग्राउंड पे हैं वो जो कि तो उनमें तो कोई चेंज नहीं है। रोड में पावर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पावर में तो, लेकिन इसमें बाकायदा उन्होंने लिस्ट दी हुई है पावर की। कश्मीर के जमीन पे पावर प्रोजेक्ट्स लगे हैं। ये मैक्सिमम पावर प्रोजेक्ट जो है ये सेंट्रल पावर प्रोजेक्ट, हाँ, बिल्कुल, और ये पावर जो है ये कश्मीर में इस्तेमाल नहीं होता है, ये नॉर्दर्न ग्रिड को दिया जाता है। नॉर्दर्न ग्रिड उसके लिए 12 पैसे शायद यूनिट का देती है, कश्मीर को देती है। ये एक जाती सिर्फ कश्मीर के साथ नहीं है, ये जाती जो है ये हिमाचल के साथ भी हो रहा है और ये उत्तरांचल के साथ भी हो रहा है। जो पावर जो वो ले जाते हैं और जिस रेट पे वो ग्रिड बेचता है कश्मीर को, कमर्शियल रेट जो उनका है, जो एक्चुअल रेट है, वो डबल है पेमेंट रेट से। पहली बात, $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, मतलब छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है। $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पावर में, ये बता रहे हैं कि पावर सेक्टर में $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कश्मीर में जरूर होगा। 12,000 करोड़। हाँ, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कश्मीर के अंदर बहुत कम है, सारे सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हैं। दूसरा, यूटिलाइजेशन पावर का कहाँ है, इस्तेमाल ये पावर का कौन कर रहा है? ये इस्तेमाल ये पावर का जम्मू कश्मीर स्टेट में नहीं हो रहा है, ये नॉर्दर्न ग्रिड के पास जा रहा है, ये सेंट्रल ग्रिड के पास जा रहा है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे देश में। आपने दूसरी जो एक बात कही है कि कश्मीर में एक रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी है कि आप आंकड़े दिखा रहे, देखिए आज क्या ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ कुछ लोग बड़े प्रॉस्परस हैं और बाकी उस पे मैं आ रहा हूं। देखिए ये आंकड़ों को तो आप भूल जाइए, क्योंकि 81 के बाद कश्मीर में कोई सेंसस हुआ नहीं है। हालत इतनी खराब है, कोई आप जाके सेंसस कर नहीं सकते हो, वो इम्पॉसिबल है और ना ही कोई करता है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है नहीं। तो ये फिगर्स कई दफा बनाए दिए जाते हैं, क्योंकि अगर आप ले तो एक्चुअल पॉपुलेशन फिगर कश्मीर की कितनी है एग्जैक्टली आप नहीं बता पाओगे। 81 के बाद एक्चुअल कोई स्टडी कश्मीर में नहीं हुई है सेंसस की। अब घाटी की बात कर रहे हैं क्या? मैं घाटी जम्मू में अमीर हो गए हैं लोग। अभी उस पे मैं ये दो, देखिए कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक चीज हुई थी 47 के बाद जो इस देश में कहीं और नहीं हुआ,
और वो था एक्चुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जमीन। जो किसान लैंडलेस था उसको जमीन मिला और ये जी लैंड टू टिलर, वो शेख अब्दुल्ला के जमाने में 47 के बाद लैंड टू टिलर बगैर कंपनसेशन के, ये देश में कहीं नहीं हुआ। तो कश्मीर में कोई लैंडलेस नहीं रहा, तो उससे कश्मीरियों का एक जनरल फायदा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो नींव है, जो आज तक आप बात कर रहे हो, वो उसी लिए है। एक ये, इसीलिए कोई लैंडलेस कश्मीर में नहीं है, मकान है, जमीन है, ये कश्मीरियों की हाल। उसके माने ये नहीं हुआ कि तंग खाए। दूसरी जो आप बात करते हो कि प्रॉस्पेरिटी की, जैसे अर्बन लैंड रेट कश्मीर में, शहरों में जो जमीन के दाम है वो शायद दिल्ली से मिलते हैं। वो क्यों है? क्योंकि आपका कश्मीर में एक और सोर्स ऑफ इनकम है, पैसे आने का जरिया, और वो है मिलिटेंसी रिलेटेड अकाउंट जिसे कहा जाता है, जो कैश के जरिए लोगों की जेबों और चंद लोगों की जेबों में आता है। वो हर कश्मीरी को नहीं मिलता है। और ये कई सोर्सेज है इस फंडिंग के। इस फंडिंग का न सेंटर में कोई अकाउंट है, न स्टेट में कोई अकाउंट है, और ये दिया जाता है किसी को कुछ। इसमें ये बात सामने आती है कि क्योंकि वहाँ 5 लाख के आसपास अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो भी खर्चा करते हैं, वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। देखिए वो खर्च करते हैं, सीधी-सी बात वो इंक्लूड होता है, पर उसका इम्पैक्ट उतना नहीं है। क्योंकि देखिए बहुत सारा वो जो खर्चा है वो वन टाइम खर्चा है, क्योंकि उनकी जो राशन है वो दिया जाता है। खर्चे किस पे होते हैं? ज्यादा से ज्यादा के घर वालों के लिए, जब वो घर जा रहे तो शॉल ले लिया, कुछ बर्तन ले लिया, वो खर्चा है। दूसरी जो एक और जो बहुत अहम बात है, अगर आप रीजनल डिस्पैरिटी देखिए, आजकल पैसा का कंसंट्रेशन कहाँ जा रहा है? जम्मू सिटी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट नहीं, जम्मू सिटी। क्योंकि जम्मू के इलाके भी हैं जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, जिसकी तरफ किसी ने देखा नहीं। आप राजौरी लीजिए, पुंछ लीजिए, डोडा लीजिए, किश्तवाड़ लीजिए, इनकी हालत खराब है। दूसरा जो प्रॉस्पेरिटी एक आई है जम्मू कश्मीर स्टेट में, वो लेह रीजन में आई है, और उसका कारण है आर्मी। पूरी एग्रीकल्चर का वहां जो पूरा नक्शा था वो बदल चुका है। टूरिज्म का जो फायदा लेह को मिला है वो बहुत ज्यादा मिला है। लेह में जो होटल और खाने के रेट हैं श्रीनगर से ज्यादा है, अगर आप होटल और इसको कंपेयर करें, क्योंकि टूरिस्ट इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा है। कश्मीर में टूरिज्म 2 महीने होता है, फिर कुछ गड़बड़ हो गई तो टूरिस्ट खत्म, तो वो टूरिज्म भी एक चल नहीं रहा है वहाँ। जल्दी से कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो इनसे सवाल करेंगे। ये भी सब छात्र छात्राएं हैं, और इनको लगता होगा कि जो तस्वीरें ये देखते हैं, और आपके जैसे ही लड़के हैं, सिर्फ मुंह पर उन्होंने वो बांधा हुआ है, वैसे ही जीन्स पहनते हैं, वैसे ही जूते पहनते हैं, कि क्यों कर रहे हैं, और उनके क्या सवाल आप लोगों के दिमाग पे, ये हम उठाएंगे। मणिमंथ में हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था के बारे में। मंथ में हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर के हालात किसी से छुपे नहीं हुए हैं। 1989 में जब से वहां पर तशद्दुद यानी कि हिंसा शुरू हुई है, जम्मू कश्मीर जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के एजेंडे पर एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हम बात करें वहाँ की अर्थव्यवस्था की, और हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था को सीधे हम जोड़ कर देखते हैं लिटरेसी रेट से, पढ़ाई लिखाई से। जम्मू कश्मीर में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 55% लिटरेसी थी 2001 में, जो 2008 में बेहतर होकर 65% हो गई है, यानी कि अब देश के बराबर एवरेज पर वो आ गई है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, वो वहाँ पर देश से ज़्यादा है, 5.2% है, देश में 3.1% है। एक और बड़ा अच्छा आंकड़ा कश्मीर के बारे में आता है कि पॉवर्टी फिगर्स जो कश्मीर की बताई जाती हैं वो 5.5% बताई जाती हैं। हमारे मुल्क की 27.5% बताई जाती हैं, 27% लोग गरीब हैं, वहाँ पर सिर्फ 5.5% लोग गरीब हैं। लेकिन अगर आप कश्मीर जाएंगे और खासकर कश्मीर के गांव जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ कंट्राडिक्शन है, जरूर है, जिसकी आप बात कर रहे थे। इन लोगों से बात करते हैं कि ये क्या समझते हैं कश्मीर के बारे में। आप बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा
कि जैसे कि आपने बताया वहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी खराब है और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने इतने पैसे वहाँ पे भेजे, हर साल वो वहाँ जाते हैं, इतने करोड़ों का पैकेज देने का वहाँ वादा करते हैं, फिर भी वहाँ पे पॉवर्टी रेट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ग्रेजुएट्स हैं लेकिन इन्होंने बताया कि वहाँ पे सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये उनके लिए 30,000 रुपये के बराबर होते हैं। तो ऐसे में अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करने की वहाँ पे कोशिश भी करता है तो वो कैसे करे, आम आदमी कैसे कर सकता है? क्योंकि टेररिस्ट का वहाँ इतना ज़्यादा खौफ है, वहाँ का आम आदमी अपना बिजनेस नहीं खोलता है तो बड़ी बड़ी एमएनसीज और बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ कहाँ से आएंगी? देखिए, वहाँ पे करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है। चाहे प्रधानमंत्री साहब या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जितना पैसा वहाँ जाए, इंप्लीमेंट कौन करने वाले लोग हैं? पैसा किन के हाथों में जाएगा? डायरेक्टली तो किसी को बांटेंगे नहीं पैसे जिस गवर्नमेंट के थ्रू जाता है वो गवर्नमेंट करप्ट टू द कोर है। इतनी करप्ट है, इंस्टीट्यूशनलाइज इतना हो चुका है कि आप तीन गवर्नमेंट हम देख चुके हैं जी। और तीनों गवर्नमेंट में मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट, गुलाम नबी आजाद की गवर्नमेंट और अब उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट, और उससे पहले गवर्नर रूल। सर तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है कि ब्यूरोक्रेसी, करप्शन और सबसे ज्यादा करप्ट और ब्यूरोक्रेसी कॉमन। और ये वहां की ही बात नहीं, मंत्री पॉलिटिशियंस तो बदलते रहते हैं लेकिन ब्यूरोक्रेट बदलते नहीं। इन्होंने कानून को, सिस्टम को इस हिसाब से बनाया है कि सबसे प्रिविलेज्ड क्लास ये है। और अगर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट, जो लैंड इन्वेस्टमेंट है, ये सब वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स का है। वहाँ के जितने भी IPS IAS ऑफिसर, 11% लोग कश्मीर के जो है वो ब्यूरोक्रेसी में है, पब्लिक सेक्टर में उनका ताल्लुक है। तो ये 11% लोग हैं। आंकड़ा देश का सबसे बड़ा है और पूरे मुल्क में सिर्फ 2% है जी। ये बड़ी अजीब बात है कि मुल्क में चौथा कश्मीरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। हाँ, ये बात आपने अच्छी बताई कि पूरे मुल्क में, मैं आपको बता दूं कि इस समय 2.5 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो गवर्नमेंट में हैं। एक नुक्ता यहाँ सर, अगर आप याद करें सर, आउटलुक ने एक स्टोरी की थी, कवर स्टोरी इन 2005, हरिंदर वो बवेजा ने की थी। उसमें लिखा था वायर एंजल्स ट्रेड टू फियर। उन्होंने लिखा था किस तरह से सावलाकूट जो पावर प्रोजेक्ट वहाँ का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट है, उसको नॉर्वेजियन कंसोर्शियम को दिया गया और उसमें उस वक्त के मुख्यमंत्री को 700 करोड़ किकबैक्स मिले। ठीक, इसके बाद बगलिहार जो JP बना रहा है उसमें 1200 करोड़ का किकबैक्स हो गया। क्या आज तक किसी ने इन्वेस्टिगेशन की? अब देखिए 450 मेगावाट का जब कॉन्ट्रैक्ट JP को मिला और उसने जब सावलाकूट के लिए टेंडर डाला, उसका टेंडर कम था, सीधी बात मिलना उसको था, लेकिन मुख्यमंत्री ने ऑलरेडी 700 करोड़ उसमें, चूंकि किकबैक्स ऑलरेडी उसने लिए थे, बगलियार वाले ने शोर उठाया तो उसको चुप कराने के लिए दूसरा फेज 2 दे दिया कि चलो बगलियार फेज 1 आपके पास है, बगलियार फेज 2 भी आपको देते हैं। ये खबर जो आप, ये चीजें आप बता रहे हैं, ये कहाँ से निकल के आती हैं? कौन ये खबर आती है? कैसे ये इसको हम कैसे अगर तो कह रहे हैं आउटलुक में ये बाकायदा आउटलुक छपा हुआ है, बाकायदा स्टोरी आई है। और मेरी उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जब जो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये जो है, मतलब उसके आगे डायरेक्टर RV राजू विजिलेंस कमिश्नर थे, बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर। बाकायदा जो FIR हुआ उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ, बैकग्राउंड नोट में उसने लिखा कि आई एम सरप्राइज्ड, वो वर्ड में आपको बता, आई एम सरप्राइज्ड दैट every letter communicated to the ministry was leaked to the concerned person। ये उस वक्त का विजिलेंस कमिश्नर लिख रहा है, ये लिख रहा है। आपका क्या सवाल है सर? मेरा ये सवाल है कि जैसे कि आपने कहा कि हमारे वहाँ 3000 वहाँ की एवरेज इनकम है और यहाँ की 15,000 है, और आपने ये भी कहा कि हमारे इंस्टीट्यूशन की फीस 4,000 रुपये है, जहाँ लोग 3,000 रुपये भी नहीं दे पाते हैं। वहीं कश्मीर के ही बच्चे देहरादून, दिल्ली, हर एक स्टेट में आके पढ़ते हैं और वो 5-5 लाख रुपए फीस तक देते हैं। वहीं आप ये कहते हैं कि आपकी 3,000 रुपये क्या कहते हैं एवरेज इनकम है, तो इतना पैसा कहाँ से अरेंज करते हैं? वो उसमें पहली बात है कि वो कितने स्टूडेंट हैं। जब आप कश्मीर की पॉपुलेशन आप देखेंगे वो एलीट क्लास है, 20-22,000 स्टूडेंट कश्मीर के बाहर वहाँ का अमीर तबका है। जिन अमीर घरों के बच्चे यहाँ आ पाते हैं वो वही हैं जिनके पास ब्लैक मनी है। एवरेज ये है, मैं आपको बताऊं स्कूलों की फीस, क्योंकि अपने स्कूल है मेरी, स्कूलों की फीस एवरेज 300 रुपये है, 50 रुपये से स्टार्ट है, 50, 300, और उसमें भी 20-22% को हमें बिना फीस के भी रखना पड़ता है। हाईएस्ट फीस एवरेज फीस 400 की है। जो यहाँ DPS VPS जो इसी तरह से और भी स्कूल हैं जो वहाँ के प्रेस्टीज हैं, कॉन्वेंट बर्नर, उनकी भी 1000-1200 से ज़्यादा तो है ही नहीं।
ये हाल है वहाँ, और बाकी जो यहाँ आते हैं वो एलीट क्लास हैं। लेकिन वो वही अच्छा क्लास काम भी वहां पर हो रहे हैं। आपने डीपीएस का नाम लिया, आपका स्कूल है, पढ़ा रहे हैं लोग, ढंग से पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से काम भी तो कर रहे हैं। जैसे अब देखिए, डीपीएस एक प्राइवेट इनिशिएटिव था, वहाँ आया। डीपीएस की फीस भी अगर आप देखेंगे वही 1000-1200 है। 3-4 हज़ार बच्चे जो उसमें वो कौन है, वो वही सिटी के उन क्लास के हैं जो उतनी फीस दे सकते हैं। मैं आपको बताऊं 80% फैमिलीज ऐसी हैं जो 50 रुपये भी 100 रुपये भी फीस नहीं दे पाते हैं। डिफ़ॉल्ट स्कूलों में ज़्यादा बच्चे होते हैं, और हमें भी अफसोस होता है कि जब बच्चों को हम सिर्फ इस वजह से तंग करते हैं, मारते हैं कि फीस लाओ, और वो हर रोज़ कोई ना कोई बताते हैं कि हमारे पास ये नहीं वो नहीं वगैरह। मुझे आपने जानकर बहुत ज़्यादा शौक हुआ, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो इतना मनी जो इन्वेस्ट हुआ है तो वो कहाँ पर है, जो वहाँ के जो छात्र हैं उनका क्या भविष्य है, और यहाँ अगर जो छात्र है वो अगर वो वहाँ जाना चाहे तो वो तो कभी भी नहीं जा पाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब क्या है? हमारे पास क्वेश्चंस बहुत सारे, लेकिन 8,000 प्रधानमंत्री का कहना है कि 8,000 बच्चों को जो है वो वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी ITIs में। 385 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो हैं वो एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ने वो तैयार किए हैं। ये आंकड़े तो ठीक होंगे, क्योंकि लेकिन ये तो बहुत कम आंकड़े हैं। 8,000 यूथ क्या होता है जब 2.5 लाख के पास में नौकरी नहीं है। सर इसमें एक चीज़ बताऊं, पहली बात ये है, जहाँ से बिल्कुल सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, जितने भी हिली स्टेशन होते हैं, मसलन देहरादून हैं, हिमाचल हैं, कितने रेजिडेंशियल स्कूल्स वहाँ हैं, देश भर क्या बाहर विदेश से भी लोग आते हैं। कश्मीर में एक भी रेजिडेंशियल स्कूल नहीं है। ये पहली बार मुझे। उसके अलावा आप दार्जिलिंग चले जाइए, आपने जो ये सवाल पूछा ना कि इतना पैसा जो वहाँ जाता है, पहली बात तो है क्या वो पैसा जाता है? ये 24,000 करोड़ की जो बात चल रही है, ये 24,000 करोड़ रुपए उठा के कश्मीरी को दे दिए, ये ऐसा नहीं है। ये सारा प्रोजेक्ट आइडेड है, और प्रोजेक्ट आइडेड के माने ये हुए 24,000 करोड़ में 10,000 करोड़ पावर सेक्टर के लिए है। उसमें आपके सिर्फ पावर प्लांट्स बनेंगे। 12,000 करोड़ पावर सेक्टर का। हाँ, 12,000 करोड़ पावर सेक्टर का है। उसके अलावा रेलवेज का अलग है। उसके अलावा जॉब क्रिएशन में मैंने आपको बताया 1%, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट 1%। 24,000 का 1% जॉब क्रिएशन में बिल्कुल पैसा नहीं है। एक मैं यही बात कह रहा था कि एक प्रोजेक्ट जो जॉब क्रिएट जिसने किए कश्मीर में, वो था काजीगुंड से लेके एक रेलवे लाइन लगी बारामूला तक, वो इरकॉन का प्रोजेक्ट था। उसमें कश्मीरी को नौकरी मिली, और उसमें आप भीड़ देखिए कितने थे। अभी देखिए कश्मीर में इतनी नाराजगी है, मिलिटेंसी है। आर्मी अगर और होना चाहिए, आर्मी जी इन्वेस्टमेंट पहुंचना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जॉब जो नौकरियां क्रिएट करे उन प्रोजेक्ट्स में। ये नहीं कि आप पावर प्रोजेक्ट बनाए, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट में जो वेल्थ क्रिएशन होता है, मतलब जो पैसे का क्रिएशन होता है, वो लोगों की, वो बड़े बड़े लोगों की जेबों में देखिए। जाता है। 24,000 करोड़ रुपए सरकार ने बोला, 1 करोड़ लोग वहां पर हैं, 24,000 रुपए प्रति व्यक्ति कश्मीर के को मिल सकता है। अब सीधे सीधे दे देते, क्योंकि ये बहुत ही ये खतरनाक चीज है। क्योंकि यहाँ दिल्ली में और बाकी जगहों ये में माहौल बनता है कि कश्मीरी जो है वो बड़े प्रिविलेज पैसा दिया, पर वो पैसा बिल्कुल नहीं दिया जाता। ये देखिए, ये बात आपने अच्छी कही कि उसके माहौल ये बनता है कि सुनता हूँ कि कश्मीरियों को तो इतना पैसा दिया, सरकार लौटा रही है खजाना। तो इसीलिए मैंने शुरू में जो कहा था कि बेहतर ये रहेगा कि आप एक हवाई जहाज में ये पैसा ले 24,000 रुपए प्रति व्यक्ति, कश्मीर 24,000 रुपए प्रति व्यक्ति। मैंने आपको हिसाब बता दिया कि ये तो कश्मीर में जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये समस्या आप समझ सकते हैं सिर्फ कश्मीर की नहीं है, ये समस्या हिंदुस्तान की बाकी की भी है। जो आपने बात कही राजीव गांधी की कि 100 पैसे में से जो है 15 पैसे जो है, 1 रुपए में 15 पैसे सिर्फ पहुंचता है। और यही समस्या जो है, जो सरकार की 3,50,000 करोड़ रुपए की जो बजट में आपका सोशल सेक्टर में आप डालते हैं, ये उसी की समस्या है। देखिए, मणिशंकर आयर ने जो एक सवाल उठाया है, कई लोग इसे अलग कर गए, पर ये सवाल सही है। मैं कॉमनवेल्थ गेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अब हमारे भारत में 2 भारत हैं, एक जो इंग्लैंड में रहता है और वही उनकी जिंदगी है, वही लाइफस्टाइल है, जो अमेरिका में है, जो विदेशों में है, और एक भारत है जिसकी ना जिंदगी है, ना खाना है, ना रहना है, ना ही कोई उम्मीद है कि जिंदगी बेहतर होगी। और जब तक वो भारत
मेन स्ट्रीम में नहीं आएगा, आप उस तक आप नक्सलाइट देखते रहोगे, आप कश्मीर देखते आप रहोगे, उस तक सहायता नहीं पहुंचाएंगे, तब तक लोग लड़के जो है वो श्रीनगर की गलियों में पत्थर लेके सड़क पर खड़े होंगे और या दांतेवाड़ा में वो पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलाएंगे। मणि मंत्र में आज इतना। नमस्कार।